हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आप सभी को बता देना चाहेंगे कि एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। एनसीईआरटी सीरीज़ हम इसलिए लेके आए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहाँ से पूछे जा रहे हैं और इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरा एनसीईआरटी हम समय रहते ख़त्म कर लें। एक बार आप पूरा एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, उसके नोट्स बना लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, फिर डिटेल क्लासेस भी आपके लिए मैं लेके आऊँगी। पूरी हिस्ट्री की डिटेल क्लासेस अभी हमने प्लान किया है, उसको लेके आएंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें करवाई जाएंगी, तो आपको चैनल पे बने रहना पड़ेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगी। ठीक है, तो देखिए बीपीएससी टीआरई 4 की बात करें तो वो भी आपका होने वाला है। मे भी आपका जो है रिजल्ट के बाद आपके नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपको समय रहते अपनी जो नोट्स है उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये एक सही तरीका होता है। जब तक आपके नोट्स नहीं होंगे, आपके पास हथियार नहीं होगा, तो आप उससे लड़ नहीं सकते हैं। तो अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा, वरना ये पूरा वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। ठीक है, तो ये जितने भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है ना इंपॉर्टेंट, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। सारी चीज़ें आपको बस जाना है पीडीएफ में, मेरे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको आसानी से सारा आप यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप अभी सारा वीडियो आसानी से देख सकते हैं, सभी चीज़ों को समझेंगे। पूरा फैक्ट आपके दिमाग में एक बार अच्छे से आ जाएगा, सारे फैक्ट आपको समझ में आ जाएंगे। इसके बाद अगर आप नोट्स को कंप्लीट करते हैं, नोट्स बनाएंगे, तो नोट्स बनाते वक्त भी आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ेंगे, जो बातें यहाँ पे हाईलाइट की गई हैं। तो उससे क्या होगा, दूसरी बार भी आपके दिमाग में चीज़ें जाएंगी, तो फैक्ट आपके बहुत ज़्यादा दिमाग में सेट हो जाएंगे। आधा चीज़ें 50% जो है आपका एनसीईआरटी कवर हो चुका होगा उसी टाइम पे। इसके बाद आपको नोट्स बना होगा, तो आप उसका किसी भी टाइम 10 मिनट 15 मिनट इसका रिवीजन करते रहेंगे, तो ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप अगर पढ़ते हैं तो बहुत ही आसानी से आप पूरा एनसीईआरटी कवर कर लेंगे। इसके बाद हम डिटेल क्लासेस भी आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में भी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं जो आपकी डिटेल क्लासेस में रहेंगी, खास करके हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में आपको सफिशिएंट नहीं लगेगा एनसीईआरटी का बुक। तो लेकिन ज़रूरी इसलिए है पढ़ना क्योंकि उसमें से कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो फिर आप फंस ना जाएं, इसलिए आपको एनसीईआरटी कवर करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम समय रहते स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि सारा कुछ आपका एग्ज़ाम के अनाउंसमेंट से पहले कंप्लीट हो जाए, ताकि हम भरपूर प्रैक्टिस कर सके, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके। और इस बार आपको बिल्कुल जीके जीएस में बहुत अच्छे स्कोर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और जितने भी सीटेट के विद्यार्थी वो भी इसको बहुत ही शिद्दत से देखिए, क्योंकि ये आपके लिए रामबाण है। और अगर आप इसको कर लेते तो फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीटेट में आपका इससे बाहर तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और पसंद आ रहा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। इतनी चीज़ें आप कर सकते हैं अपनी तरफ से ईमानदारी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। आपको पता है कि आप तारों की गणना नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफ़ी मात्रा में होती हैं। तो संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं तो कुछ धुंधले होते हैं। आपने ये देखा होगा, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप करके देखिए तो सारे तारे आपको एक जैसे नहीं दिखेंगे। कुछ चमकीले होंगे, कुछ धुंधले होंगे, कुछ आपको ऐसा लगेगा कि टिमटिमा रहे हैं, धीरे धीरे डॉट 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 ऐसे टिमटिमा रहे हैं। और कुछ लगेगा कि स्थिर है, बिल्कुल चमक रहे हैं, जैसे बल्ब चमकता है, जैसे चांद चमकता है, वैसे ही वो भी एकदम स्थिर है, चमक रहा है। तो इस प्रकार से कई तारे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूरी चीज़ें आपको समझ में आएगी, लाइन टू लाइन समझा रही हूँ, तो बस आपको ध्यान से समझना है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान ही चमकते रहते हैं। तो ये बातें अभी हमने आपको बताई। चलिए आगे देखते हैं। जो लिखना है वही बस मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, सभी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वीडियो में ही समझ आएगी, हर चीज़ आप लिख नहीं सकते हैं, कुछ आपको दिमाग में भी रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ध्यान से बस सुनना है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ अगर लगभग
प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं तो यह अलग अलग समय पर अलग आकार में अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। ये सब चीज़ें सब तो आप सभी जानते हैं। तो आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं, जो पूर्णिमा कहलाता है। देखिए, पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है, सभी को पता है। ठीक इसके 15 दिन के बाद आप जो है चंद्रमा को नहीं देखते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि इसको कहते हैं, या फिर अमावस्या इसको कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं उस छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो कई लोगों के दिमाग में ये बातें आती होंगी, बच्चों के दिमाग में बहुत सारा ये डाउट आता है। तो आज के बाद आपके बच्चे अगर पूछते हैं कि दिन में हमें चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई देता, तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। वो ये है कि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। होता तो वहीं पे है, वो उसी जगह पे होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि वहाँ पे ये चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक तो आपको सभी चीज़ें क्लियर होंगी। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कई बार आपको ऐसे दे दिया जाएगा क्वेश्चन कि सूर्य जो है वो खगोलीय पिंड कहलाता है, सूर्य चंद्रमा खगोलीय पिंड कहलाता है, सूर्य चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकते हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब ऑप्शन दे देगा ए बी, बी सी, सी डी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पे भी आपको ये दिख जाए कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते। ठीक है, जो बड़े पिंड वाले, जो खगोलीय पिंड बड़े होते हैं आकार में और गर्म होते हैं, इसके जो है अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है और ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। क्या? तो यहाँ पे ऊष्मा और प्रकाश। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? एक प्रकार का तारा है। ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया है कि सूर्य क्या है? आपका एक प्रकार का तारा है। अब प्रश्न इसी में बन जाता है, सूर्य क्या है? तारा है या फिर उपग्रह है, ग्रह है? इस प्रकार से प्रश्न आपके बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। खगोलीय पिंड है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं खगोलीय पिंड में और इसमें। तो सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। चलिए ध्यान देते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे काफ़ी दूर है, इसलिए वो क्या होते हैं? दूर होने के कारण उसकी ऊष्मा और प्रकाश को हम महसूस नहीं कर पाते हैं, सूर्य तारे को। ठीक है, आगे देखते हैं। तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ये तो बहुत कॉमन सा बात है कि आपने भी ध्यान दिया होगा, यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी कितना छोटा दिखाई देता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको पिक्चर दिख रहे हैं। ये पिक्चर अभी हम आगे अभी समझेंगे। तो इस पिक्चर को देखिए कि ये आपका संकेतक तारा है, सप्तऋषि तारा जैसे बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक संकेतक तारा बनता है और ये ध्रुव तारा उत्तर की तरफ इसको डिनोट करता है। उत्तर दिशा आपको पता चलता है किससे? ध्रुव तारा से, जो कि उत्तरी तारा कहलाता है। अभी इसको हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए, रात्रि में आसमान की तरफ देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल कहलाता है। ठीक है, अर्सा मेजर और बिग बेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। अर्सा मेजर और बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। क्या है अर्सा मेजर? तो नक्षत्र मंडल है। बिग बेयर बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? तो सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है ये सात ऋषि संत इसको माना जाता है। सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब संत। ठीक है, तो 7 संतों का प्रतीक माना जाता है। जो तारे होते हैं उसको सप्तऋषि कहते हैं। यह 7 तारों का समूह जो है ये नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। तो ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा था, इसको नोट करेंगे कि सप्तऋषि किसका भाग है? अर्सा मेजर का ही एक भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में आप किसी से भी पूछ सकते हैं तार ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में, क्योंकि पहले के लोग इसको बता दिया करते थे। कैसे? तो पहले के लोग प्राचीन समय में रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा जो था वो उत्तर दिशा को बताता है, इसे ही हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया पिक्चर में।
यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ये स्थिर रहता है, एक ही जगह पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में हमने देखा कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उससे आगे और बढ़ाया जाए तो ध्रुव रेखा इंगित होता है। आगे देखिए यहाँ पे कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। कौन से वो खगोलीय पिंड है जिसमें अपने प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है? वो होता है ग्रह, जो प्लैनेट होता है आपका। ठीक है, तो आपसे सिंपल भी अगर भाषा में पूछा जाए कि प्लैनेट में क्या अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है, तो नहीं होता है। ठीक है, ये जो किससे लेते हैं, पृथ्वी, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो अर्थ जो है वो किससे अपना प्रकाश और ऊष्मा लेता है, तो सूर्य से लेता है। ये बातें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो यही आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कुछ घुमा फिरा के, तो आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना है, ध्यान से समझते चलेंगे। तो कौन सा है वो खगोलीय पिंड, तो वो है ग्रह। ठीक है, इसको आपको नोट करना है अपने अपने हिसाब से, अपने तरीके से आप नोट कीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही छापना नहीं है आपको। तो समझते हुए पढ़ेंगे ना, तो बहुत आसानी से छोटे छोटे लाइन में आप पूरा शॉर्ट एक नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो नोट्स जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ही कम समय लगेगा आपको उसको रिवीजन करने के लिए। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेटाई, यानी कि इसका शब्द से बना हुआ है, किससे, ग्रीक भाषा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमिक, मतलब चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अगर पूछ लिया जाए प्लेटाई जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ये भी आप एक शब्द में लिख लीजिएगा। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है, सबको पता है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, इसको ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर क्या होता है, चंद्रमा की तरह यह प्रतीत होता है, चमकता हुआ। ठीक है, जैसे कि यहाँ से हम अगर चंद्रमा को देखते हैं तो ये प्रतीत होता है उसी प्रकार से। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको पता करना है, थोड़ा सा अपना मोबाइल आप घुमा लीजिएगा ताकि आप अच्छे से और समझ पाएँ इसको। मैंने थोड़ा सा इसको जूम आउट किया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको दिख जाए प्रॉपर एक बार में। ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा सौर मंडल है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सूर्य है। इसके बाद सबसे नज़दीक का तारा, सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है, मर्क्यूरी। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, शुक्र है, जिसको वीनस कहते हैं। और इसके बाद आपका अर्थ है, पृथ्वी। इसके बाद मार्स है, मंगल। इसके बाद एक बहुत बड़ी छल्लेदार पट्टी है, जिसको क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। और इन असंख्य पट्टियों के बाद जो है आपका बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, और आपका नेपच्यून है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बातें ध्यान रखनी है वो देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे दी गई हैं, इसको ज़रूर आपको देखना है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चार जो इस ग्रह पट्टी के अंदर है, इस साइड है, उसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, इनर प्लैनेट कहते हैं। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, इसको आपको बहुत अच्छे से नोट करना है। तो आंतरिक ग्रह क्या होता है, तो सूर्य के बहुत नज़दीक होता है और ये चट्टानों से बनाता है। ये दो बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। ठीक है, चट्टानों से बना होता है और ये सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। बुध में देखिए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 88 दिन। इसको आप नोट कर लेना, कई बार पूछ लिया जाता है। बृहस्पति का ज़्यादा पूछा जाता है, तो देखिए यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या पूछ लिया जाए। तो नोट्स आपके पास अच्छे होने चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट बात इसमें दिख रहा है उस सारा कुछ आपको नोट करना है। अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, 59 दिन। किसको, बुध को। अब हम शुक्र की तरफ चलें तो सूर्य के चारों तरफ घूमने में 255 दिन लगता है, और अपने अक्ष पर घूमने में 243 दिन लगता है। पृथ्वी की बात करें तो ये तो सबको पता है कि सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 दिन लगता है, और अपने अक्ष पर घूमने में 1 दिन लगता है। ठीक है, चंद्रमा की संख्या भी कितनी है, 1 है। एक ही उपग्रह है, उपग्रह है, चांद क्या है, उपग्रह है, आप सभी को पता होगा। तो पृथ्वी में कितने चांद हैं, एक ही चांद है ना। लेकिन मंगल में कितने चांद हैं, 2 चांद हैं। इसको आपको नोट करना है। सूर्य के चारों ओर इसमें परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो 687 दिन। ठीक है, 687 दिन लगता है। अपने अक्ष पे घूर्णन करने में 1 दिन लगता है। तो यहाँ पे मंगल का भी आपको पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे बृहस्पति का बात करें तो 11 साल 11 महीने, लगभग कि 12 साल लगता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में।
ठीक है। और अपने अक्ष पे चक्कर लगाने में इनको 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं। चंद्रमा की संख्या कितनी है? 53। ये बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे, इसको नोट करना है। शनि में बात करें तो शनि में कितना समय लगता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में? 29 साल 5 महीने। और अपने अक्ष पे घूर्णन करने में 10 घंटे 40 मिनट। और चंद्रमा की संख्या कितनी है? 53। दोनों याद रखिए, बृहस्पति और शनि दोनों में कितनी चंद्रमा है? 53 है। आगे चलिए यूरेनस। यूरेनस में कितने चंद्रमा है? 27 हैं। नेपच्यून में कितने हैं? 13 हैं। ऐसे याद रखना है, 53 53 27 13, क्योंकि आपको ये तो याद है, क्रम तो याद होगा ना आपको, क्रम से प्रश्न बन जाता है कई बार, तो इसको अच्छे से बस आपको देखते चलना है, ठीक है। तो 53 53 27 13 ये आपको याद रखना है चंद्रमा का जो संख्या है, और ये आप इसको नोट कर लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या होती है, तो देखिए इसको क्या कहते हैं, जो ग्रह पट्टी के बाहर होता है इसको हम बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है, आउटर प्लैनेट कहेंगे। और यहाँ पे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 जो होते हैं आपके बाह्य ग्रह कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। और इसका क्या विशेषता है, तो ये सूर्य से बहुत दूर है, ये बड़े आकार के होते हैं, और ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। इनर वाला क्या था? चट्टान से बना हुआ था, और ये आपका गैस और तरल पदार्थों से बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक क्या है? उपग्रह है। इसको बता ही चुके हैं। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं और सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, ठीक है। ये सभी बातें आपको पता है, बता चुकी हूँ अभी। चलिए सौर मंडल के बारे में बात करें तो सौर मंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसमें से कुछ भी स्किप होगा तो ऑप्शन में आप ध्यान से इसको देखेंगे, जिसे हम सौर परिवार कहते हैं, और इसका मुखिया कौन है? सूर्य है। नाम से ही क्लियर होता है। चलिए आगे देखते हैं। शब्द की उत्पत्ति एक बार देख लीजिएगा, वैसे ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ग्रीक याद रखिएगा, ग्रीक भाषा से ही लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे बहुत से शब्द का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के से लिए गए शब्द हो सकते हैं। इसको एक बार देख लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बना है, ठीक है। तो कैसे कैसे बनता है मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी, जियो, जियो होना चाहिए, जी, ठीक है, ठीक है, जियो हमने पढ़ा था, तो जियो हो या फिर जी हो, ठीक है। जियोग्राफी, जियो होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, मतलब पृथ्वी के बारे में लिखना पढ़ना, ये ज्योग्राफी, ठीक है। तो पृथ्वी के संबंध में और अधिक कैसे जानेंगे? जियो से लॉजी मिलाएंगे अगर तो जियोलॉजी होता है। जियोलॉजी का मतलब है पृथ्वी का अध्ययन करना। जियोमेट्री, जियोमेट्री का मतलब है पृथ्वी का मापन करना। और जियोडी, जियोइड्स, जियोइड्स का मतलब है पृथ्वी के आकार का अनुरूप। तो आपने ऊपर देखा था, हमने बात किया था, पृथ्वी क्या है आपका? गोल नहीं है, गोलाकार नहीं है, कि किस किस आकार का होता है, तो ये जियोइड आकार का होता है, ठीक है, ये जियोइड आकार का होता है, जियोइड्स कह सकते हैं इसको। तो ये है पृथ्वी का आकार, अगर आपका पूछ लिया जाए ऑप्शन में, ठीक है। अब देखिए ग्रह आपको एकदम याद रखने हैं, क्रम से ग्रह आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये आपके कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी इसी प्रकार से क्रम में आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, किस आकार में फैले हुए हैं? इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से आपने देखा अभी, सौर मंडल में इस प्रकार से फैले हुए दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, दीर्घवृत्ताकार पूछा जाता है। ये कक्षा कहलाते हैं जिस कक्षा में वो रन कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं चक्कर, ठीक है। बुध जो है वो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है, ठीक है। इसको और जब हम जैसे ये कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद जब हम डिटेल वाला क्लास एक लेके आएंगे, सारा सौर मंडल एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। उसमें आपको बुध से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको आसानी से करवा दी जाएंगी, बस आपको क्लास में बने रहना है। आपके लिए जो भी बेहतर है वो सारा कुछ मैं आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के आपके सिलेक्शन के लिए आपको और ज़्यादा करीब लेके आएगा।
बस आपको मेहनत अपनी तरफ से करनी पड़ेगी, ईमानदारी रखनी पड़ेगी अपनी तरफ से। बस आपकी तरफ से अगर ईमानदारी है तो आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दूंगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। ये सब आपने वहाँ पे नोट किया है, यहाँ पे आपको इसको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है इसलिए। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन इसमें क्या होता है कि परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए यह खगोलीय पिंड 2003 UB313 सिरस जो है इसका खोजा गया, तथा प्लूटो को क्या कहा गया, बोना ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के बारे में तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ठीक है, तीसरा ग्रह है। पहले बुध है, उसका शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, तो तीसरा नंबर पे आता है। और आकार में अगर पूछा जाए तो पांचवा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कीजिए। सबसे बड़ा ग्रह यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपका ना एकदम स्टेटमेंट पूछ लेता है बिल्कुल ऐसे ही, सीधा सीधा यहाँ से उठा के एग्जाम में पूछ लेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ध्रुवों के पास क्या है, थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसको भूआब कहा जाता है। इसके आकार को गोलाकार नहीं है, बच्चे में पढ़ते थे ना, पृथ्वी गोल है, मम्मी का पैसा गोल गोल, पृथ्वी हमारी गोल गोल, तो पृथ्वी गोल गोल नहीं है, ठीक है। पृथ्वी क्या है, भूआब है, भूआब मतलब जियोइड, अभी हमने जो देखा, ठीक है, जियोइड है। चलिए, तो इसको याद रखना है। भूआब का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। अब देखिए, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई गई है, अभी तक तो पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, और जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है मौजूद होना। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, क्योंकि यहाँ पे जीवन संभव है। अब देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखिए कि प्रकाश की गति लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर है यहाँ पे, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ये क्वेश्चन आपका बनता है, इंपॉर्टेंट है। ब्लू प्लैनेट कहते हैं पृथ्वी को, ये भी सबको पता होगा। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट, ठीक है। अब देखिए, चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969, ये डेट भी याद रखना है आपको, पूछा जाता है, 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था। और भारतीय कौन था जो चंद्रमा पर रखा था, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत पॉपुलर है, सबको पता होगा इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा में नज़दीक है। यह हमसे लगभग, यहाँ पे इसको अच्छा से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यह आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह क्या है, उपग्रह क्या होता है, तो हर एक शब्द को यहाँ पे वर्णन भी किया गया है ताकि अच्छे से समझा जा सके। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो सूर्य है ये, सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, पृथ्वी। और ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा याद रखेंगे। मानव निर्मित उपग्रह क्या है, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है जो यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह कौन से हैं, इनसेट, ये पूछा जाता है, इनसेट, IRS और एडुसेट काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तीनों का नाम आप लिखेंगे।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतना ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसीलिए पृथ्वी पर हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। हम साथ साथ ऐसे यहाँ पे चल रहे हैं और यहाँ पे चल रहे हैं, इसका हमें सिर्फ एक ही पार्ट दिखाई देगा, क्योंकि ये पार्ट भी सेम इसी रफ्तार में चल रहा है दोनों। तो हम इसके साथ साथ चल रहे हैं, तो हमें सिर्फ एक ही पार्ट दिखाई पड़ता है। एक पार्ट इस तरफ वाला पार्ट तो दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, क्योंकि उस समय ये पूरा गोल होता है। क्षुद्र ग्रह क्या है? तो तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड हैं। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े कह सकते हैं आप इसको। असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। जो हमने आपको बताया ना, क्षुद्र पट्टी जो होता है, मंगल, यहाँ पे मंगल है और यहाँ पे बड़ा सा आपका पट्टी है पूरा। यहाँ पे छोटे 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 बहुत सारे असंख्य क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर हैं, बहुत सारे। ठीक है, इसके इस पार आपको पता है कि गैस और लिक्विड से बने हुए सारे हैं इस तरफ में। तो इस तरफ आपका बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति और मंगल ये दोनों के बीच में है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह, ये बात आपको याद रखना है, तो यहाँ से आपके प्रश्न बन जाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। तो वहाँ पे तो ग्रेविटी है नहीं, तो वहाँ पे इसी तरह से घूम घूम के चक्कर लगा रहे हैं, टूट जाते हैं, विस्फोट होता है, कुछ भी होता है वहाँ पे, तो टकरा के टूट जाते हैं और फिर वहीं पर चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण जो होता है, वायु जो है, वायु तो पूरा विद्यमान है आपका पर्यावरण में, और इसमें बहुत स्पीड से जो उल्का पिंड आती है, क्या होता है, जल जाता है। घर्षण होता है वायु के साथ और ये गर्म हो जाता है, जिसके कारण ये जल जाता है। तो इसके द्वारा चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से अगर बिना जले पृथ्वी पर गिर जाता है तो इससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, ज़मीन पे गड्ढे बन जाते हैं, और इसी को कहते हैं तारे का टूटना। ठीक है, वो तारा नहीं टूटता है, वो उल्का पिंड गिरता है जो जल जाता है, तो उसका प्रकाश हमें दिखाई पड़ता है, वो तारा नहीं टूटता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उल्का पिंड जो है वो नीचे गिरता है, तो वो बेकार की बातें हैं कि उसको टूटते तारे को देख के कुछ भी मांगो तो विश पूरी हो जाती है। तो ये वो बचपन वाली कहानी है। चलिए आगे देखते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरे ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है, आपका आकाश गंगा कहलाता है, क्योंकि ये तारों का समूह है। बहुत सारे तारे, असंख्य तारे जो है यहाँ पे होते हैं। इसी पट्टी को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। पूरा सौर मंडल जो है किसका भाग है? इसी आकाश गंगा का एक भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश को एक बहती गंगा के रूप में देखा गया, बहती नदी के रूप में, इसीलिए इसका नाम क्या रखा? आकाश गंगा। ठीक है, करोड़ों तारों और बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है ये आकाश गंगा। ठीक है, पूछा जाता है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलके किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का। ठीक है, तो हमारा जो कल का क्लास होगा अक्षांश देशांतर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न आपका 100% पूछा जाता है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें एक एक लाइन से हम इसी तरह पढ़ते चलेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे। कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि इसका कितना क्या फैला हुआ है, कब कहाँ तक है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं।
अब देखो इस तरह से पिक्चर में एक समझाने का कोशिश किया गया है कि ये जो है ये पूरा ब्रह्मांड है बड़ा सा, इसी के अंदर है आकाश गंगा, मिल्की वे, जो बहुत सारे तारे हैं, तारों के पास से जाकर के सौर मंडल है, सौर मंडल के पास आपकी पृथ्वी है, और पृथ्वी में कहीं जाके हम दिखते हैं। तो इस तरह से पूरा ये दिखाया गया है, बहुत अच्छे से पूरा ये अभ्यास यहाँ पे आपका दिया गया है, और इसके आंसर आप लगा सकते हैं। चलिए ये इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, इसको आप आंसर बताएंगे। दूसरा है सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, इसका ऑप्शन आप मुझे बताएंगे। और यहाँ पे देखिए सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से पथ पर चक्कर लगाते हैं, कौन से पथ पर चक्कर लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया था आपको, इसका भी आंसर बताएंगे। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, ये भी बताएंगे। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाया जाता है। अगर सभी क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे हैं ना, तो मतलब चैप्टर को आपने समझा है बहुत अच्छे से, ठीक है। ये आपके लिए क्यों लगाया गया है, इसको मैं नहीं लगाती, इसको छोड़ देती, मैं हटा देती, पर इसको मैंने इसलिए लगाया हुआ है ताकि आप आसानी से देखें और समझें कि किस प्रकार से आपको समझ में आया या नहीं आया। इसका आप क्वेश्चन देख के आंसर देने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। तो एफर्ट्स करेंगे तो बहुत आसानी से सभी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है, बस थोड़े एफर्ट्स की ज़रूरत है। तो ये पूरा वीडियो आपको यहाँ पे कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आपका एक फीडबैक भी मुझे मिले कि इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है। उसी प्रकार से हम काम करेंगे, क्योंकि आपके लिए बेहतर करना ही हमारा मुख्यतः उद्देश्य है। तो यहाँ पे हमने पूरा इसको कंप्लीट कर लिया है। तो हिस्ट्री अभी आज मिला है आपको, और आज ज्योग्राफी की क्लासेस भी आपको मिल गई है। तो कोशिश मेरी रहेगी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी साथ में लेके चले। किसी दिन हमारा साहित्य रहेगा तो उस दिन मैं एक क्लासेस स्किप करूँगी, क्योंकि एक साथ लगातार 3 क्लासेस मुश्किल है टाइम मैनेज करना, ठीक है। तो जिस दिन साहित्य की क्लास होगी उस दिन एक यहाँ पे स्किप कर दिया जाएगा, कोशिश रहेगी, ठीक है। साहित्य के लिए मुझे अलग से PDF बनाना पड़ रहा है बाकायदा, ठीक है, पूरा टाइप करके, तो इसलिए उसमें समय लगता है। तो इसीलिए जिस दिन वो नहीं होगा उस दिन ये होगा, इस प्रकार से, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम कल फिर से मिलेंगे। हिस्ट्री क्लासेस तो रोज़ आएंगी आपके लिए, क्योंकि ज्योग्राफी के चैप्टर्स कम है, 7-8 ही है इसमें, और उसमें 11-12 चैप्टर है हिस्ट्री में, तो कंप्लीट कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए हम मिलेंगे फिर से। PDF आपको एक बार बता देती हूँ कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। कमेंट बॉक्स में पूछना कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में होगा तो। धन्यवाद।